तीन जादुई नारियल के पेड़। सोहनपुर गांव में ठाकुर वीरेंद्र प्रताप रहता था। वो बहुत पैसे वाला था और वो बहुत दयालु किस्म का आदमी था। वो गरीबों की बहुत मदद करता था। उसके पास तीन जादुई नारियल के पेड़ थे जो कि उसने अपने गांव के बाहर लगा रखे थे। एक नारियल का पेड़ सोने के नारियल देता था और दूसरा नारियल का पेड़ पैसे देता था और तीसरा नारियल का पेड़ अलग अलग तरह के फल देता था। ठाकुर वीरेंद्र प्रताप चौहानपुर गांव का मुखिया भी था, पर अब बेचारा ठाकुर वीरेंद्र प्रताप बूढ़ा हो गया था। उसकी सेहत अब ठीक नहीं रहती थी। ठाकुर वीरेंद्र प्रताप के तीन बेटे थे। सबसे बड़े बेटे का नाम सुंदर, जो बहुत बुद्धिमान और चतुर था, पर सुंदर आलसी बहुत था। दूसरे बेटे का नाम सुशील था। वो भी सुंदर से कम नहीं था। उसकी चतुराई से भी हर कोई वाकिफ था। और सबसे छोटे बेटे का नाम सुलभ। सुलभ बहुत मासूम था और बुद्धिमान भी इतना नहीं था, पर सुलभ आलसी नहीं था। वो वीरेंद्र प्रताप की किसी भी बात को नहीं टालता था। ठाकुर वीरेंद्र प्रताप इसी चिंता में था कि आखिर वो उसका वारिस किसको बनाकर जाए। वो चाहता था कि वारिस वही बने जो इसके लायक हो, उसकी धन संपत्ति और तीन जादुई नारियल पेड़ों का सदुपयोग करे। एक दिन रात को वो विचार में मग्न था कि आखिर कैसे अच्छा वारिस ढूंढा जाए। अगली सुबह हुई और वीरेंद्र ने अपने तीनों पुत्रों को बुलाया और अपने बागीचे में लगे तीनों जादुई नारियल के पेड़ों के पास ले गया और कहा, देखो बेटा, जैसा तुम्हें भी पता है कि आजकल मेरी सेहत कुछ अच्छी नहीं रहती, इसलिए मैं अपना वारिस ढूंढ रहा हूँ जो मेरी धन संपत्ति और इन तीनों जादुई नारियल के पेड़ों का सदुपयोग करे। तुम तीनों मेरे लिए समान हो, इसलिए मैं आज से तुम्हारी एक परीक्षा लूंगा। जो उस परीक्षा में सफल हो जाएगा वही मेरा वारिस बनेगा। वीरेंद्र प्रताप कहता है, मैं तुम तीनों को एक एक पेड़ दे रहा हूँ और एक एक इलाका दे रहा हूँ। तुम तीनों के पास 1 महीना है। तुम तीनों को 1 महीने तक इन पेड़ों का सदुपयोग करके इनसे जनता की भलाई करनी है। और जब तुम इन पेड़ों के पास जाकर कहोगे, सुन पेड़ भाई, कर लोगों की भलाई, तो ये अपने आप फल देने लगेगा। और इन पेड़ों का अगर दुरुपयोग हुआ तो ये पेड़ अपना अपना फल देना बंद कर देंगे। अब मैं 1 महीने के लिए गांव से बाहर जा रहा हूँ और ये गांव वाले तुम्हें सौंप रहा हूँ। और ठीक 1 महीने बाद आऊंगा और देखूंगा कि तुम में से किसने लोगों की भलाई सबसे अच्छी करी है। मैं नहीं जानता तुम ये सब कैसे करोगे। ये सब तुम्हें अपनी बुद्धिमानी के प्रयोग से करना है। क्या तुम तीनों इस परीक्षा के लिए तैयार हो? तीनों बेटे एक स्वर में कहते हैं, जी पिताजी, आप फिक्र मत कीजिए, हम आपकी परीक्षा में सफल होकर ही आएंगे। सबसे बड़ा बेटा सुंदर मन ही मन सोचता है, ये परीक्षा तो मैं ही पास करके आऊंगा और गांव का मुखिया बनूंगा। आखिर मेरे में कमी क्या है? ये दोनों तो मूर्ख ठहरे। दूसरा बेटा सुशील मन ही मन सोचता है, आखिर वो तो पिताजी को भी पता है कि मुखिया कौन बनेगा। मुखिया बनने के लिए योग्य सिर्फ मैं ही हूँ। मैं सुंदर भैया से किसी काम में कम नहीं हूँ और सुलभ तो इस परीक्षा में कहीं है ही नहीं। सुलभ मन ही मन सोचता है, पिताजी ने यह परीक्षा रखवा कर अच्छा किया। चलो, हमें भी अब थोड़ा मदद करने का पुण्य मिलेगा। वीरेंद्र सिंह बड़े बेटे सुंदर को सोने के नारियल वाला पेड़ दे देता है। फिर दूसरे बेटे सुशील को नारियल के पैसे वाला पेड़ दे देता है और सबसे छोटे बेटे सुलभ को तरह तरह के फल देने वाले नारियल का पेड़ दे देता है और कहता है, ठीक है बच्चों, अब मैं चलता हूँ। मेरा आशीर्वाद तुम तीनों के साथ है। ऐसा कहकर वीरेंद्र प्रताप गांव से निकल जाता है। अगली सुबह होती है। तीनों बेटे अपने अपने पेड़ के पास चले जाते हैं। सुंदर सोने के नारियल वाले पेड़ के पास जाता है और सोचने लगता है कि अब लोगों की भलाई मैं इससे कैसे करूं। वो पेड़ के पास जाता है और कहता है, सुन पेड़ भाई, कर लोगों की भलाई। इतने में ही पेड़ से सोने के नारियल निकलने लगते हैं। सुंदर उन नारियल को सुबह सोने की दुकानों पर बेच देता है, पर जैसे ही पैसे आते हैं वो सोचता है, मैं लोगों की भलाई तो बाद में ही कर सकता हूँ, अभी क्यों ना ये पैसे मैं खुद पर खर्च कर लूँ। ऐसा सोचकर वो उन पैसों से खुद के लिए शराब खरीद लेता है। वहीं दूसरा बेटा सुशील पैसे देने वाले नारियल के पेड़ के पास जाता है और कहता है, सुन पेड़ भाई, कर लोगों की भलाई। उसके पास भी बहुत सारे पैसे आ जाते हैं। सुशील उन पैसों को बांटने के बजाय उन पैसों को लोगों को उधार देने लग जाता है। वो मन ही मन सोचता है, आखिर मैं मदद कर ही तो रहा हूँ, यही तो लोगों की भलाई है। अब मैं पिताजी की तरह मूर्ख नहीं जो इन पैसों को ऐसे ही लुटा दूं। वहीं तीसरा बेटा सुलभ तरह तरह के फल देने वाले पेड़ के पास जाता है। वो सोचता है, इस गांव में ऐसे बहुत से लोग हैं
जो एक दिन का भोजन भी नहीं जुटा पाते हैं, उनको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। फिर सुलभ पेड़ के पास जाता है और कहता है, सुन पेड़ भाई, कर लोगों की भलाई। इतना कहते ही पेड़ से तरह तरह के फल निकलने लगते हैं। सुलभ उन फलों को गरीबों में बांट देता है। सुलभ अब रोज ऐसा ही करने लगा। वो पेड़ के पास जाता, मंत्र पढ़ता और उसमें से जो फल निकलते वो उन फलों को गरीबों में बांट देता। उसे लोग बहुत दुआ देकर जाते। वहीं सुंदर तो बहुत शराबी हो गया और उस पेड़ से जो भी सोने के नारियल निकलते उनको बेचकर शराब पी लेता था। उसकी सेहत भी अब बहुत खराब हो गई थी। दूसरा बेटा सुशील, वो तो मानो गरीबों की मदद करने के बजाय उन पर जुल्म ढाने लगा था। सुशील पैसे तो दे देता, पर अगर किसी ने उसके पैसे वापस देने में देरी कर दी तो उनको मारता पीटता, उन पर जुल्म करता था। ऐसे ही धीरे धीरे 1 महीना बीत गया। ठीक 1 महीने बाद ठाकुर वीरेंद्र प्रताप गांव लौटता है। वो बहुत उत्सुक रहता है क्योंकि उसे आज पता चलने वाला था कि उसका वारिस कौन है। वो सोच रहा होता है कि मेरे तीनों बेटे ने कमाल कर दिया होगा, गांव में तो रंगत होगी। वीरेंद्र सबसे पहले सुंदर के इलाके में जाता है। वो वहाँ बाहर लोगों से पता करता है तो उसे मालूम पड़ता है कि सुंदर कभी इस इलाके में आया ही नहीं। वो तो सिर्फ शराब पीकर एक जगह पड़ा रहता है। अपने बड़े बेटे के बारे में ऐसी बातें सुनकर वीरेंद्र को बहुत धक्का लगता है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका सबसे बड़ा बेटा सुंदर इतना बुरा नाम कमाएगा। खैर, फिर वो अपने दूसरे बेटे सुशील के इलाके में जाता है। वहाँ जाकर तो वो चौंक जाता है। सुशील इलाके में तो आता था, पर वो सिर्फ वसूली करने के लिए। सुशील के नाम से गांव वाले लोग बहुत डरते थे। उसका नाम सुनकर ही कांपने लग जाते थे। अपने बेटे के बारे में ऐसी बातें सुनकर वीरेंद्र को बहुत दुख होता है। वीरेंद्र वहाँ से आगे बढ़ता है और सुलभ के इलाके में जाता है और वो वहाँ देखता है कि सुलभ के इलाके में खुशहाली है। लोग मस्ती से अपना काम कर रहे हैं और सुलभ को दुआएं दे रहे हैं। सुलभ की तारीफ सुनकर वीरेंद्र का मन बहुत खुश होता है। वीरेंद्र फिर सीधा अपने घर जाता है और अपने तीनों बेटों को अपने कक्ष में बुलाता है। तीनों बेटे वीरेंद्र के पास जाते हैं। सुंदर और सुशील वीरेंद्र को देखकर उनके चरणों पर गिर जाते हैं और कहने लगते हैं, पिताजी, हमें माफ कर दीजिए पिताजी, हम लोगों की भलाई नहीं कर सके। आपने जो हमारी परीक्षा ली, हम उस पर भी खरे नहीं उतरे। हमारे दुरुपयोग करने से वो पेड़ भी गायब हो गया। सुंदर और सुशील, तुम दोनों को अपने छोटे भाई सुलभ से कुछ सीखना चाहिए। उसने कितने अच्छे से अपने इलाके को संभाला और गांव वालों की भलाई करी। इतना कहकर वीरेंद्र सुलभ को अपने पास बुलाता है। सुलभ, इधर आओ बेटा। जी पिताजी। सुलभ, मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि तुम इस परीक्षा में पास हो जाओगे, पर तुमने साबित कर दिया कि तुम ही मेरे असली वारिस हो। शाबाश बेटा, शाबाश। नहीं पिताजी, मैंने ये सब वारिस बनने के लिए नहीं किया। मैंने ये सिर्फ लोगों की भलाई के लिए किया। और जब मेरे बड़े भाई सुंदर हैं तो उनके रहते मैं वारिस नहीं बनना चाहता। वाह बेटे वाह, तुम तो बेशकीमती हीरा निकले। तुम्हारी सोच को तो तुम्हारे पिता नमन करते हैं। तुम इस परीक्षा में पास हुए हो, इसलिए असली वारिस तुम ही हो बेटा। ऐसा कहकर वीरेंद्र सुलभ को गले लगा लेता है और अगले ही दिन सभी गांव वालों के सामने सुलभ को अपना वारिस और नया मुखिया घोषित कर देता है। गोरी बहन की शादी। विद्या बेटी, ये ले, ये साड़ी पहनकर तैयार हो जा। ये बादामी रंग तेरे गोरे रंग पे खूब खिलेगा। और हाँ, अच्छे से मेकअप करना ताकि लड़के वाले तुझे देखें तो देखते ही रह जाए। ठीक है मेरी प्यारी माँ। तभी बाहर से कांच टूटने की आवाज आती है। मालती गुस्से में बौखलाकर बाहर आती है जहां कंचन पोछा लगा रही थी। मालती को देखते ही कंचन सहम सी गई। क्यों री काली करमजली, आज मेरी बेटी के लिए कितना बड़ा दिन है। तूने जानबूझकर इस शुभ घड़ी में कांच तोड़ दिया। नहीं माँ, मैं तो पोछा लगा रही थी, गलती से गुलदस्ता गिर गया। कहते हुए कंचन कपकपाई जा रही थी क्योंकि उस दिन बड़ी ठंड थी। क्यों री, हाथों में जान नहीं है क्या? खाने को तो 10-10 रोटी एक बार में खा जाती है। अच्छे से पोछा लगा, फर्श एकदम चमकना चाहिए और उसके बाद चाय समोसे नाश्ता भी बना देना। ये कहते हुए मालती जानबूझकर उस बेचारी के पैरों पर से चढ़कर चली जाती है, जिससे कड़ाके की ठंड के मौसम में उस बेचारी की चीख निकल जाती है। माँ मेरा हाथ। कंचन के साथ ऐसा जुल्म होता देखकर बिछौने पर लकवे में पड़े वासुदेव की आंखों से टप टप आंसू चूने लगते हैं। थोड़ी देर में वसुंधरा अपने बेटे कार्तिक के साथ विद्या को देखने आती है। तभी
कंचन चाय नाश्ता लेकर परोसती है। आंटी जी नाश्ता। मालती जी ये लड़की कौन है? जी ये इस घर की नौकरानी है। ये सुनते ही कंचन की आंखों में आंसू भर आते हैं। वो लड़के वालों के बीच से जाने लगी, तभी विद्या ने कहा, कंचन जरा रुक। माँ जी ये इस घर की नौकरानी नहीं बल्कि मेरी बहन कंचन है। विद्या के शब्दों में कंचन के लिए एक बड़ा मान था। बड़ा प्यार है दोनों बहनों के बीच। बहन जी, मुझे मेरे कार्तिक के लिए आपकी विद्या पसंद है। तभी कंचन को उसके काले रंग के लिए नीचे दिखाते हुए मालती ने इतरा कर कहा, पसंद तो आनी ही थी वसुंधरा जी। मेरी विद्या किसी होर से कम थोड़ी है। गोरी है, सुंदर है, कोई भी खोट नहीं है मेरी बच्ची में। अच्छा जी अब हम चलते हैं, जल्द ही बारात लेकर आएंगे। वसुंधरा के जाने के बाद मालती कंचन पर आग बबूला होकर बोली, क्यों री काली कलोटन, तुझे कहा था ना कि अपने बदसूरत मुंह पर घूंघट ओढ़ कर बाहर आने को। अगर तेरी वजह से आज मेरी कोरी बेटी का रिश्ता कट जाता तो तेरी तो शादी हो नहीं रही। कम से कम अपनी बहन का तो घर बस जाने दे। अपनी सौतेली माँ मालती का दिया गया ताना कांटों की तरह कंचन के मन पर जा लगा। माँ क्या मिलता है तुम्हें इस बेचारी का दिल दुखाकर? तू चुप कर विद्या, भूल मत ये तेरी सौतेली बहन है। ये कभी तेरी खुशियां नहीं चाहेगी बल्कि तेरा बुरा चाहेगी। एक दिन तू बड़ा पछताएगी विद्या। ये कहकर मालती वहां से चली गई और कंचन फूट फूट कर रो पड़ी। विद्या क्या मैं इतनी बुरी हूं कि अपनी बहन की शादी तोड़वा दूंगी? विद्या ने कंचन के आंसू पोंछे और डबडबाई आंखों से उसे देखकर कहा, मेरी बहन, माँ ने सिर्फ तेरा ऊपरी रंग देखा, आज तक तेरा प्यार भरा मन देखा ही नहीं, मगर तुम्हारी ये बहन है ना? भले ही विद्या और कंचन सौतेली बहन थीं, मगर दोनों के बीच सगी बहनों से बढ़कर प्यार था। हालांकि विद्या गोरी सुंदर थी और कंचन काली, मगर उसके बाल उतने ही लंबे काले। वसुदेव ने अपनी पहली पत्नी सुलोचना के मरने के बाद मालती से दूसरी शादी की। हालांकि दोनों का यह पुनर्विवाह था। मालती अपनी बेटी विद्या को साथ लेकर आई। विद्या ने तो कंचन को अपनी बहन मान लिया था, मगर मालती कंचन के काले रंग की वजह से उसे बेटी न ही मान सकी और न ही अपना सकी। यह भेदभाव वसुदेव से देखा नहीं गया और वो सदमे में चले गई। हालांकि मालती ने कंचन को गरीब घर में ब्याहने के लिए बहुत से ऐसे रिश्ते देखे, मगर उसके काले रंग के चलते वो भी रिश्ते वाले उसे ठुकरा गए, क्योंकि कहते हैं ना, नियति का तय हुआ कोई नहीं टाल सका। जिसके बाद विद्या की शादी अमीर घर में तय हो गई और गुजरते दिन के साथ शादी की रस्में अब शुरू हो गईं। विद्या बेटी देख, मैंने तेरे हल्दी और मेहंदी के लिए 2 लहंगे बनवाए हैं। सुंदर है? हाँ माँ बहुत सुंदर है। पर माँ कंचन के लिए लहंगा? कंचन का नाम सुनते ही मालती चिढ़ गई। अरे शादी तेरी है, उसकी थोड़ी होने वाली है। दुल्हन तू है और कंचन मेरी बहन। अरे देख, इस पीले वाले लहंगे में कितने अच्छे बेल बूटे हैं और ये हरा वाला लहंगा मेहंदी के टाइम पर पहनना है। तेरी माँ ने कैमरे वाले को भी बुलाया है और तू चिंता मत कर, उसे भी दे दूंगी मैं कपड़ा। थैंक यू माँ। मालती ने कंचन को देखते हुए उसे एक बड़ा पुराना सा सूट पहनने को दिया, जो कि कई जगह से फटा भी था। एरी कर लो, ये ले पहन लियो तू। बिना किसी शिकायत के कंचन ने उसे स्वीकार कर लिया और विद्या को हल्दी मेहंदी लगने लगी। पड़ोसनों ने गाना बजाना भी शुरू कर दिया। हल्दी लगाओ रे, तेल चढ़ाओ रे, बन्नों का गोरा बदन चमकाओ रे। मेरी बच्ची कितनी सुंदर लग रही है। अरे मालती, अब क्या विद्या को हल्दी में ही नहला देगी? और क्या, रज रज के हल्दी लगाऊंगी, तभी तो मेरी विद्या का गोरा रंग खिलेगा। सबने बारी बारी से विद्या को हल्दी लगाई, मगर कंचन एकदम पीछे खड़ी थी। कंचन, तू अपनी बहन को हल्दी नहीं लगाएगी? आना, दूर क्यों खड़ी है? तभी मालती ने कंचन को हल्दी लगाने से रोक दिया। क्या हुआ माँ, तुमने मुझे रोक क्यों दिया? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तू अपने इन मनहूस काले हाथों से मेरी बेटी को हल्दी लगाए। कहीं मेरी बेटी का रिश्ता टूट गया तो? इतना अच्छा घर द्वार मिला है। मालती के साथ सभी पड़ोसन भी कंचन पर ताना कसने लगी। ठीक कह रही है मालती। अरे ये तो है ही अभागिन, दुनिया में आते ही माँ को खा गई। वही तो, इसे तो इस शादी के शुभ रस्मों से भी दूर ही रखो, इसकी काली नजर न लग जाए। होने वाली दुल्हन को वैसे भी इतनी गोरी और सुंदर जो है।
बस बहुत हुआ। मैं मानती हूँ कि मेरी बहन का मुझे हल्दी लगाना मेरे लिए शुभ है। कंचन, मुझे हल्दी लगा। कंचन ने अपनी गोरी बहन को हल्दी मेहंदी लगाई, तभी कुछ हल्दी उसके चेहरे पर लग गई। हे राम, ये तो अपशकुन है। दुल्हन की हल्दी इसे भी लग गई। कंचन उस हल्दी को धोने लगी, तभी रुक जा कंचन, कहने दे इन्हें जो कहना है। मेरे लिए ये शुभ शगुन है। मुझे तो डर है बहना, कहीं ये कल्लो अपनी बहन की शादी काट कर खुद ना दुल्हन बन जाए। ये सुनकर तो जैसे मालती के मन में डर बैठ गया। शादी का दिन भी आ गया। कंचन विद्या के लिए खुश भी थी और उदास भी। विद्या, आज तू अपनी इस अभागन बहन को छोड़कर ससुराल चली जाएगी और मैं इस घर में तेरे बिना अकेली रह जाऊंगी। तभी दुल्हन बनी विद्या अपने बालों में से थोड़ा गजरा निकालकर कंचन के बाल में लगा देती है। इस गजरे में तो मेरी बहन के लंबे काले बाल एकदम कह ढा रहे हैं। इतने में बारात आ जाती है। तभी मालती कंचन को अपने पास बुलाती है। माँ, आपने बुलाया? हाँ कंचन, तू अपनी बहन से कितना प्यार करती है? अचानक ये सवाल क्यों माँ? क्योंकि मैं जानती हूँ जब से विद्या का रिश्ता इतने बड़े घर द्वार में लगा है तुझसे देखा नहीं जा रहा, इसीलिए तू ये रिश्ता काटना चाहती है ताकि तेरी ताल गल सके और तेरी कोरी बहन की जगह कार्तिक से तू शादी कर सके। ये सुनकर कंचन टूट सी गई। नहीं माँ, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्यों सजी धजी है तू? शादी तो तेरी बहन की है। साबित कर दे कि तू मेरी विद्या का बुरा नहीं चाहती। और फिर कंचन ने वहां रखा गमला अपने पैरों पर गिरा लिया, जिससे कि ठंड के उस मौसम में वो तड़प गई। माँ, लो माँ, इस बदनसीब बहन ने साबित कर दिया। आप अगर चाहती हैं कि मैं विद्या की शादी में शामिल ना हूं तो मैं नहीं जाऊंगी माँ। तभी दूर से आदर्श ने ये सब देखा। उधर विद्या कंचन को ढूंढने लगी। आदर्श ने उसे सारी बात बता दी, साथ ही अपना फैसला सुनाया। वसुंधरा मामी, मैं कंचन का हाथ थामना चाहता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर विद्या कंचन के लिए बहुत खुश हुई। देखा माँ, जिसकी जोड़ी जब लगनी होती है ऊपर वाला उसे मिला ही देता है। देखो, मेरी बहन का खुशियों भरा भाग्य उसके सामने खड़ा है। मालती के मन में पछतावे का गुबार भरा था, जो आंसू बनकर बहने लगा। कंचन बेटी, अपनी माँ को माफ कर दे। मेरा ही मन मैला था, इसलिए विद्या के लिए तेरा प्यार कभी देख न सकी। बोल, तेरे लिए क्या करूं? बस इतना कर दो माँ कि आज अपनी इस बेटी को मायके की चुनरी ओढ़ाकर विदा कर दो। ये सुनकर सभी का दिल निकल आया, जिसके बाद कंचन का कन्यादान उसकी गोरी बहन के साथ उसी मंडप में हो गया और दोनों विदा हो गईं।